अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जिसको फर्स्ट पास इफेक्ट एंड फर्स्ट प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। बेसिकली फार्माकोलॉजी के लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमें बताता है कि कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग रिड्यूस हुई है और कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में मौजूद है। तो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ ड्रग concentration is greatly reduced before it reach to systemic circulation। मतलब कि सिस्टमिक सर्कुलेशन से पहले पहुंचने से पहले हमारे पास जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस हो जाती है। वो कैसे? जब भी कोई ड्रग हम एडमिनिस्टर करते हैं स्टोमक में, तो वहाँ पर उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है स्टोमक में और इंटेस्टाइन में। जब उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है तो उसके बाद ये डायरेक्टली जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है हमारा, उसमें ये इंटर हो जाता है। जो ड्रग के कंपोनेंट्स होते हैं, जो एब्जॉर्ब शुदा ड्रग होता है, यहाँ से हेपेटिक वेंस के ज़रिए हमारे लीवर में पहुँच जाता है। अब लीवर में क्या होता है कि लीवर में पहले से मौजूद एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं? वो एंजाइम इस ड्रग को जो हमने इनटेक किया होता है स्टोमक में, उसको क्या करता है कि मेटाबोलाइज कर लेते हैं। बिफोर सिस्टमिक सर्कुलेशन ये ड्रग यहाँ पर मेटाबोलाइज हो जाता है तकरीबन 60%। अगर हमने यहाँ पर ड्रग 100% इसको एडमिनिस्टर किया है, मतलब कि अगर हमने ड्रग दिया है 100 mg, तो जब ये पूरे के पूरे प्रोसेस में जाता है और यहाँ पर लीवर में इसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है, तो 60 mg ड्रग जो होता है वो वेस्ट हो जाता है और उसके बाद लीवर से सिस्टमिक सर्कुलेशन में सिर्फ 30% ड्रग जो होता है वो हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमने ड्रग जो दिया है किसी पेशेंट को ओरली, स्पेशली ये जो प्रोसेस होता है ये हमारा होता है ओरल रूट के जरिए। ओरल रूट से ये फर्स्ट पास का जो मेटाबॉलिज्म है ये जो होता है हमारे ड्रग को रिड्यूस कर लेता है और इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। बायो अवेलेबिलिटी बेसिकली क्या होती है कि जो बायो अवेलेबिलिटी है वो हमारे पास एक्टिव पोर्शन जो होता है, एक्टिव पोर्शन ऑफ ड्रग इन सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब कि पूरे एब्जॉर्प्शन के बाद पूरे लीवर में जो हेपेटिक जो सर्कुलेशन में ये लीवर में पहुंच जाता है, लीवर में इसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है, तब जाकर ये जितना भी ड्रग हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में आता है तो उसको कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। और ये बायो अवेलेबिलिटी हमारे पास एक्टिव पोर्शन ऑफ ड्रग होता है जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में होता है। तो सिंपली क्या है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो इन्वर्स है बायो अवेलेबिलिटी का। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा तो बायो अवेलेबिलिटी कम होगी, और अगर बायो अवेलेबिलिटी कम होगी तो मतलब कि कंसंट्रेशन जो है ड्रग का हमारे बॉडी में जो इफेक्ट करता है वो कम होगा। तो ओवरऑल जो इफेक्ट है इसका वो हमारे बॉडी में कम होगा। अगर हम कोई पेन किलर लेते हैं ओरली या कोई भी ऐसे मेडिसिन लेते हैं तो जो उसका इफेक्ट होगा वो हमें कम प्रोड्यूस होगा उसका। तो हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को ओवरटेक करने के लिए या उसको कम करने के लिए हम या तो जो रूट होता है वो चेंज कर लेते हैं, मतलब कि आई वी देते हैं या आई एम देते हैं या सब लिंगुअल देते हैं, ठीक है, ये रूट का इंतखाब कर लेते हैं। या जो सेकंड ऑप्शन होता है हमारे पास वो होता है कि हम जो डोज होता है डोज उसको हम इंक्रीज़ कर लें। डोज जब इंक्रीज़ होगा मतलब कि अगर हमने 100 mg दिया है और वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बाद 30 mg सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है, तो हम क्या कर लेते हैं कि इस डोज को बढ़ाकर 500 कर लेते हैं। अब ये जब सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा तो ये तकरीबन तकरीबन 80 mg या 90 mg सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाएगा। तो वही जो रिज़ल्ट होता है जो हम 100 mg से हासिल करते थे वो हमें 500 mg से हासिल होगा थ्रू इंक्रीजिंग द डोज। अब ये जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है ये सिर्फ लिवर में नहीं होता। जो लिवर में इसका परसेंटेज है लिवर में ज़्यादा होता है, लेकिन ये हमारे स्टोमक में भी होता है। स्टोमक के पीएच जो होता है वो भी कुछ ड्रग्स जो होते हैं उसको क्या कर लेता है, डिग्रेड कर लेता है, उसकी जो एफिकेसी होती है उसको ख़त्म कर लेता है। और कुछ इंजाइम जो होते हैं वो भी इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसको मतलब कि मेटाबोलाइज कर लेते हैं। और कुछ जो ड्रग्स होते हैं वो स्टोमक के अलावा
लंग्स में अगर हम इसको इनहेलेशन में लेते हैं, इनहेल करते हैं कोई ड्रग को, तो लंग्स में भी कुछ इंजाइम्स होते हैं जो ड्रग को मेटाबोलाइज कर लेते हैं, लेकिन बहुत ही माइन्यूट फॉर्म में। ये बहुत ही माइन्यूट फॉर्म से, जो 80 to 90% जो फर्स्ट पास है मेटाबॉलिज्म है वो लिवर में होता है। तो इन सिंपली जो लिवर में ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, ये बायो अवेलेबिलिटी को कम कर लेता है, और जब बायो अवेलेबिलिटी कम होगी तो डायरेक्टली हमारे पास जो ड्रग का इफेक्ट होगा वो कम होगा। जैसे नाइट्रोग्लाइसरीन है, नाइट्रोग्लाइसरीन यूज़ होता है हार्ट अटैक में, एंजाइना में, हाइपरटेंशन में। तो ये हमारे पास इमरजेंसी में यूज़ होता है। तो इमरजेंसी में हम अगर इसको ओरली देंगे तो इसका तो फर्स्ट पास इफेक्ट होगा, फिर जाके ये अपना काम अपना जो फंक्शन होगा वो परफॉर्म करेगा, और बेसिकली जो इसकी बायो अवेलेबिलिटी है वो भी कम होगी। तो जो नाइट्रोग्लाइसरीन है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होता है फर्स्ट पास में, कम्प्लीटली 100% खत्म हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम देते हैं सबलिंगुअली, जबान के नीचे इसको इंटेक कर लेते हैं। तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हो जाती है। जो हमारे पास जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है उसको बाईपास कर लेता है। हेपेटिक पोर्टल जो सिस्टम है, जो ब्लड जाता है डायरेक्ट लिवर में, उसको बाईपास करके डायरेक्ट हमारे सिस्टम में सर्कुलेशन में इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। सिवाय ओरल रूट के जितनी भी रूट्स है उसके फर्स्ट पास इफेक्ट बहुत कम होता है या ना होने के बराबर होता है। सिर्फ ओरल रूट वही रूट है जिसे जो ड्रग होता है वो हमारा हेपेटिक से लिवर में उसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है। तो जैसे कि IV रूट हो गया, IM रूट हो गया, रेक्टल हो गया, टॉपिकल हो गया, ये जितने भी रूट्स है ये डायरेक्ट सिस्टम में सर्कुलेशन में इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। एंड द सेकंड इज कि जो अब ड्रग है, तो सिंपली अगर हम कंक्लूजन दें आखिर में कि हमने ड्रग लेते हैं, ड्रग हमारा पहुंच जाता है स्टोमक में, स्टोमक से हेपेटिक वेन में, हेपेटिक वेन से लीवर में। लीवर क्या कर लेता है, लीवर की जो इंजाइम्स होते हैं वो मेटाबोलाइज कर लेते हैं इसको, जो ड्रग होता है। 60% ड्रग मेटाबोलाइज होकर किडनी में चला जाता है, और ये किडनी से एक्सक्रीट होकर यूरिनेशन में एक्सक्रीट हो जाता है। और जो ये 30% है ये अपना इफेक्ट शो कर लेता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ना फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसे कहते हैं। कि क्लिनिकली जो इंपॉर्टेंस है इसकी वो ये है कि हमने ऐसे ड्रग्स, ऐसे रूट्स को चॉइस करना होता है कि उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कम हो, स्पेशली इमरजेंसी कंडीशन में, या ऐसे कंडीशन में जिसमें हमने जो इफेक्ट होता है वो हमको प्रोलॉन्ग चाहिए होता है, या उसका जो इफेक्ट हो हमें 100% नीडेड हो। तो ऐसे सूरत में हम क्या करते हैं कि जो या तो हम जो रूट है उसको चेंज कर लेते हैं या हम डोज बढ़ा लेते हैं ताकि फर्स्ट पास हमारे साथ ना हो। तो ये थी हमारी आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। So let's do some MCQs practice of the first pass metabolism. As you see in the picture, the drug enter into digestive system, and after the digestive system, passing the gut wall, the drug enter into a portal vein. After a portal vein, the drug enter into a liver, where the first pass metabolism occur. So after the first pass metabolism, the rest of the drug is moved to the body for systemic effect. So just for the to practice and just to understand your knowledge, there is some MCQs. A drug has very fast uh, pass metabolism. Which of the following strategy will improve its systemic availability? So just pause the video for a while and guess the right answer. So the right answer is sublingual and transdermal route, because sublingual and transdermal route is the bypass of the first pass metabolism, and the absorption of the drug is direct into systemic circulation. So the right answer is B. And the A is increasing IV dose may cause toxicity because the overdose cause toxicity. And the next question is the main organ responsible for the first pass metabolism is, the right answer is liver. So liver is mainly responsible for the first pass metabolism. Kidney and lungs also, especially lungs also have a first pass metabolism, but a very minute level, but at very minute level. The next question is the patient is taking oral drug. Plasma concentration curve show only 20% bioavailability compared to IV. The main factor responsible for this. The main factor responsible for this because the plasma concentration curve is 20%. So the drug is reduced. The concentration of the drug is reduced. So the main factor responsible for this is the first pass metabolism, because first pass metabolism reduce the bioavailability, the active portion of the drug,
in systemic circulation as compared to the IV, because IV provide 100% bioavailability and 0% first pass metabolism. So the right answer is B. The next question is the patient take oral propranolol, which is a beta blocker, and the therapeutic effect is much lower compared to IV. The oral bioavailability is only 30%. What percentage of the drug is lost in the first pass effect? In this question, they are asking about how much drug is how much drug is lost during the first pass metabolism as compared to the IV. So as we discussed that 70 to 60% of the drug is lost waste during the first pass metabolism. So this is the answer is 70%. C is the right answer because 70% of the drug is lost in the first pass metabolism as compared to the IV, because IV provide 100% bioavailability. The next question is sublingual nitroglycerin is preferred in angina attack because the right answer is to avoid gastric irritation, no. Test better, no. To bypass first pass metabolism, this is the right answer, because sublingual way is the only way in the internal route that bypass the first pass metabolism and directly absorb the drug into a systemic circulation. So the right answer is C. And the next question is the patient with the liver cryosis. Liver cryosis is basically a liver disease in which the liver unable to produce to formulate a enzyme, and the function of the metabolism is mostly reduced. So the patient with the liver cryosis is prescribed a drug with extensive first pass metabolism. The plasma concentration is much higher than expect. Why? Because in liver cryosis the enzyme is reduced. So if we give the drug, if we take the drug orally and there is no enzyme in the liver, so the first pass effect is also reduced. So this is due to the reduced enzyme activity. So the right option is A, because liver is unable to form enzyme. And the next question is physician decides to give morphine intravenously instead of orally to achieve better pain control. This reason is, in this question, that a physician prescribe morphine which is a painkiller, intravenously IV route instead of orally. This is because intravenous route provide 100% bioavailability and zero first pass effect. The morphine, by choosing this route, the action of morphine and the effect of morphine become much more higher than the oral route.